Most welcome to all of you in a class of SST with राघवेंद्र राजपूत। सामान्य अध्ययन की क्लास में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं बिना आपका समय लिए हुए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। बहुत चुनिंदा प्रश्न है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिस क्वेश्चन से 3 से 4 प्रश्न तैयार ना हो। तो बालू उत्तर प्रदेश, मांडा जम्मू एंड कश्मीर, पाडरी हरियाणा, हुलास गुजरात। अब इनको हमें सुमेलित करना है। कैसे सुमेलित करेंगे? देखिए, बालू की बात करेंगे तो बालू चला जाएगा हरियाणा के साथ, ठीक है। मांडा की बात करेंगे तो ये जम्मू और कश्मीर के साथ चला जाएगा। पाडरी की बात करेंगे तो पाडरी गुजरात के साथ जाएगा और हुलास उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये जो है हड़प्पा स्थल हैं और इन हड़प्पा स्थलों का संबंध इनसे किस प्रकार है। ये हड़प्पा स्थल का संबंध हम बता दें कि बालू हड़प्पा स्थल कहाँ से है? हरियाणा से है। मांडा हड़प्पा स्थल जम्मू और कश्मीर से है। पाडरी गुजरात से और हुलास उत्तर प्रदेश से है, ठीक। हुलास कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से। तो इनको याद रखिएगा, हुलास उत्तर प्रदेश, पाडरी गुजरात, मांडा जम्मू कश्मीर, बालू हरियाणा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपके इसमें तैयार हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से फिर आपको 4 क्वेश्चन तैयार होंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता, इन क्वेश्चनों की सीरीज मैंने इसलिए उठाई है कि कम क्वेश्चनों में अधिक तैयारी। सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता। अब सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी? सिंधु घाटी की सभ्यता आप सबने पढ़ी थी कि वो नगरीय सभ्यता है, आप सभी को पता है। वैदिक समाज में क्या था? वैदिक समाज जमींदार थे, चरागार थे कि कृषक से है। तो वैदिक समाज कैसा था? वैदिक समाज कृषक था, खेती करने वाला था। ऋग्वैदिक समाज कैसा था? ऋग्वैदिक समाज चरागाह और मध्यकाल में जमींदारी, ठीक है। तो इससे भी आपके 4 क्वेश्चन तैयार हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सम्मिलित लिखा है, ये सुमेलित कर लीजिएगा। सूची 1 सूची 2 महाजनपद हैं ये इधर, और इधर राजधानी दी हुई हैं। मत्स्य महाजनपद जो है ये विराटनगर का है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर। दूसरा है कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। और तीसरा है सूरसेन की राजधानी मथुरा और अस्मक की राजधानी पोतन। इससे भी 4 क्वेश्चन तैयार हुए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? ठीक है, श्री पर्वतीय। तो ये इक्ष्वाकु वंश के जो शासक थे उनको श्री पर्वतीय कहा गया। इक्ष्वाकु वंश के संस्थापक की बात अगर पूछ दी जाए कि इक्ष्वाकु वंश के संस्थापक कौन थे, तो इनका नाम आ जाएगा श्री शांतमूल। ये इक्ष्वाकु वंश के संस्थापक थे और इस वंश के शासक जो हैं महातलवार की उपाधि धारण करते थे। किसकी उपाधि की बात की जाए, इक्ष्वाकु वंश के शासक कौन सी उपाधि धारण करते थे? तो महातलवार की उपाधि धारण करते थे, ठीक है। और इनका क्षेत्र कौन सा था? इनका क्षेत्र था कृष्णा गुंटूर क्षेत्र, ठीक है। कृष्णा गुंटूर क्षेत्र इनका था। और ये किनके सामंत थे? सातवाहन के सामंत थे। कौन थे? सातवाहन वंश के ये सामंत थे। और इक्ष्वाकु वंश को अयोध्या का पूर्वज भी कहते हैं। और ये किस धर्म के अनुयायी थे ये भी पूछा है। तो इक्ष्वाकु वंश के शासक जो हैं ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात मिल रही है इतिहास में कि जो इक्ष्वाकु वंश की रानियां थीं, इक्ष्वाकु वंश की रानियों का झुकाव बौद्ध धर्म के प्रति था। कहाँ था? बौद्ध धर्म के प्रति था, ठीक है। ये आपको सभी किताबों में नहीं मिलेगा, कुछ विशेष किताबों में मिलेगा। देखिए, क्वेश्चन बहुत डीपली क्वेश्चन मैंने लिए हैं। एक एक क्वेश्चन से हम आपको उस क्वेश्चन से संबंधित पूरी व्याख्या करते चलेंगे ताकि इससे संबंधित कभी कोई क्वेश्चन गलत ना हो। इक्ष्वाकु वंश
जो है सातवाहन के सामंत थे और इनके संस्थापक श्री शांतमूल, उपाधि महातलवार, क्षेत्र कृष्णा गुंटूर, अयोध्या का भी पूर्वज इन्हें, अयोध्या के जो पूर्वज माना जाता है इनके शासकों को। और ये ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे और इनकी रानियां बौद्ध धर्म की और इनका झुकाव था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल के एग्रोनोमई अधिकारी निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? मौर्य काल में जो एग्रोनोमई अधिकारी होते थे वो किससे संबंधित थे? पहला है माप और तौल, प्रशासन और प्रबंध, मार्ग निर्माण, राजस्व प्रबंधन। अब इन 4 ऑप्शनों में से आपका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मार्ग निर्माण। मौर्य काल में जो जिले का प्रमुख आहारपति था उसको मेगस्थनीज ने एग्रोनोमई कहा था। किसने इसको एग्रोनोमई किसने? मार्ग निर्माण का, एक मिनट, हाँ, जो मार्ग निर्माण का आहारपति, जिले का जो प्रमुख आहारपति होता था, ठीक है, ये यहाँ पे और लिख लीजिए, आहारपति। आहारपति किसका? जिले का। जिले का प्रमुख आहारपति जो था उसको मेगस्थनीज ने, ये एग्रोनोमई नाम किसने दिया? मेगस्थनीज ने। मेगस्थनीज ने उसे एग्रोनोमई कहा, किसको? जिले के आहारपति को। और इसी को मार्ग निर्माण का काम भी दिया गया था। तो इनको मार्ग निर्माण का ये प्रमुख अधिकारी था। एग्रोनोमई जिले का आहारपति, मार्ग निर्माण का प्रमुख अधिकारी। 2 तो क्वेश्चन इससे हो गए। इसके बाद में जो यहाँ पर आपको दिया है माप तौल का, ठीक है, क्या दिया? माप तौल का जो दिया है, माप तौल का देख लीजिए, एक मिनट भाई, माप तौल का देख लीजिए। माप तौल का जो अधिकारी होता था उसको पोतवा अध्यक्ष कहा जाता था। क्या कहा जाता? पोतवा अध्यक्ष। ठीक है, और उसके बाद में राजस्व प्रबंधन का अधिकारी, राजस्व प्रबंधन का अधिकारी होता था उसको समाहर्ता कहते थे। समाहर्ता। सारे हो गए क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथन जिनमें एक को कथन तथा दूसरे को कहड़ कहा गया है, हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राज्य की अपेक्षा अधिक जानकारी है। कारण, चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण कराने का प्रचलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजय के ऐतिहासिक विवरण दिए हैं। ठीक है, अब हमें जो है इसका क्लियर करना है कि इसमें ऑप्शन कौन सा सही है। कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल यही सही होगा। चोलों के विषय में हमें उनके पूर्ववर्ती राज्य जो थे या राजा थे उनसे अधिक जानकारी है। और क्यों है? क्योंकि इन्होंने जो है मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण कराने का चलन प्रारंभ किया था। किसने? चोल शासकों ने। चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय थे। कौन थे? विजयालय। ठीक है, चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय थे। और चोल इतिहास में सर्वाधिक प्रमाणिक साधन क्या थे? वो अभिलेख थे, जिन्हें क्रमशः 4 भाषाओं, कौन कौन सी भाषाओं? तमिल, संस्कृत, तेलुगु और कन्नड़ का प्रयोग किया गया था। ठीक है, और इसके बारे में इन्होंने मंदिरों की जो दीवारें हैं उन पर अभिलेख उत्कीर्ण कराने का प्रचलन शुरू किया, इसीलिए उसमें इनकी जानकारियाँ उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर, तो ये तो सुमेलित है भाई। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो है इनका अजमेर से संबंध है, इनका अजमेर में मकबरा है। और शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद, शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद, ये भी भाई सुमेलित है। कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा? शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, ये भी सुमेलित है। शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान, यही गलत है। शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली से संबंधित हैं। कहाँ से? दिल्ली से संबंधित हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं। 1687 में जब अंग्रेजों ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? अबुल हसन कुतुब शाह, सिकंदर आदिल शाह, अली आदिल शाह, शाइस्ता खान। अब इनमें से सही ऑप्शन हमें क्लियर करना है। अबुल हसन कुतुब शाह ऑप्शन नंबर 1 के साथ सही चला जाएगा, क्योंकि हैदराबाद में के कुतुबशाही राज्य में अबुल हसन कुतुब शाह अपने वंश का 8वां शासक था। कौन सा था? 8वां। ये 8वां शासक था अबुल हसन कुतुब शाह अपने वंश का, और यही 8वें के साथ साथ अंतिम शासक भी था। इसके बाद इस वंश का कोई शासक नहीं हुआ, और इनका शासनकाल 1672 से 1687 ईस्वी तक चला। अबुल हसन कुतुब शाह द्वारा मुगलों को कर देने से मना कर दिया गया था, और कर देने से मना कर देने के कारण 1687 में औरंगजेब ने इन्हें जो है गोलकुंडा किले पर इनके गोलकुंडा किले पर अधिकार कर लिया था। कब? 1687 ईस्वी में। किसने किया था? औरंगजेब ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा सही है? अकबर ने लड़के लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और ना ही 2। अब इसमें हमें ये क्लियर करना है कि कौन सा सही है। 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। क्यों सही है? क्योंकि अकबर ने जो है जो अबुल फजल ने लिखा है, अबुल फजल ने जो लिखा है उनके अनुसार अकबर ने मध्यकालीन भारत में जो है, जो मध्यकालीन भारत का, एक तो पहली बात तो ये है कि अकबर जो है मध्यकालीन भारत का पहला शासक था। ठीक है, और इसने लड़के के विवाह की उम्र को कितना? 16 वर्ष निर्धारित किया था, और लड़की की उम्र को 14 वर्ष निर्धारित किया था, और बाल विवाह को रोकने के लिए तुर्वेग नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अकबर ने बाल विवाह को रोकने के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की थी? तुर्वेग अधिकारी का नाम हुआ करता था। क्या होता? तुर्वेग। ठीक है, अकबर ने विवाह के लिए माता पिता की स्वीकारोक्ति के साथ दूल्हा और दुल्हन की आपसी सहमति को आवश्यक बना दिया था। वही ये बता रहा है दूसरा वाला पॉइंट में। ठीक है, अंतरजातीय विवाह को मान्यता दी किसने? अकबर ने। तथा कन्या वध पर प्रतिबंध लगाया। अकबर ने 1527 में एक और अच्छा काम किया था। 1527 नहीं, 1587। ठीक है, 1587 में विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दे दी थी। विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, इसको जो है कानूनी बनाया था, कानूनी मान्यता दी थी, और बहुपत्नी विवाह की प्रथा को अस्वीकृत कर दिया। देखिए दोनों इनके जो हैं सारे हम बता दें अकबर से संबंधित। पहला तो इन्होंने विवाह की उम्र निर्धारित की। विवाह की, 1 मिनट ऊपर से बढ़ा दें, सारी चीज़ें इनकी लिख दें। नंबर 1 अकबर ने क्या किया? विवाह की उम्र निर्धारित की। लड़कों की कितनी? 16 वर्ष, लड़कियों की 14 वर्ष। ठीक, लड़कों की 16 वर्ष, लड़कियों की 14 वर्ष, याद रखिए। इसके बाद में दूल्हा दुल्हन की आपसी सहमति अनिवार्य। ठीक है, माता पिता के बजाय दूल्हा दुल्हन की आपसी सहमति अनिवार्य। तीसरी सबसे बड़ी बात इनकी अंतरजातीय विवाह। अंतर मतलब एक जाति का दूसरी जाति में विवाह, ये भी इन्होंने स्वीकार किया, मान्यता दी इसको। इसके बाद में कन्या वध पर प्रतिबंध, कन्या वध, इस पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद में इन्होंने विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह ये शुरू कराया, इसको कानूनी मान्यता दी। और बहुपत्नी पर रोक, यानी एक पुरुष एक से अधिक शादियां नहीं कर सकता है। इतने काम इन्होंने किए थे। चलिए नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए भाई, दीवान ए तन, दीवान ए तन कार्यालय को संभालने, नहीं तो ये तो गलत भैया है। दीवान ए तन जागीर व वेतन को देखना। ठीक है, मुस्तारफी राज्य की आय और व्यय का निरीक्षण करना। इसके बाद में मुशरिफ, मुशरिफ, मुशरिफ काम है कार्यालय को संभालने के लिए
और वाकियान 20। वाकियान 20 प्रमुख घटनाओं और फरमानों को सूचीबद्ध करना। तो ये 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से रेडी हो गए। अगला है निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजवाह को पुनर्जीवित करके किया गया था? तो यहाँ पर है सहाब नहर। जो सहाब नहर है इसका निर्माण फिरोज शाह की रजवाह को पुनर्जीवित करके किया गया था। निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक के लेखक हैं? इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह, अली आदिल शाह, कुली कुतुब शाह, अकबर द्वितीय। ठीक है, किताब ए नौरस। तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही चला जाएगा। किताब ए नौरस, किताब ए नौरस के लेखक हैं इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय बीजापुर सल्तनत के आदिल शाही वंश का सुल्तान था और इन्होंने क्या किया, संगीत के माध्यम से 2 समुदाय शिया और सुन्नियों के बीच, शिया और सुन्नियों के बीच और हिंदू और मुसलमानों के बीच एक सांस्कृतिक सद्भाव बनाने की इन्होंने कोशिश की। किसने? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने। और इन्होंने हिंदू देवी देवताओं जैसे सरस्वती है, गणेश है, इनके सम्मान में गाए जाने वाले गाने तैयार किए। दक्खनी भाषा में इन्होंने इस किताब का, किताब ए नौरस को लिखा है। ठीक है, ये नवरसों की पुस्तक है, इसलिए इसको किताब ए नौरस कहा जाता है। अगला है एक्सला सापेल 1778 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। अब इन 2 कथन में से कौन सा कथन सही है ये हमें क्लियर करना है एक्सला सापेल के अंतर्गत। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों कथन सही हैं, क्योंकि यूरोप में एक्सला सापेल की संधि हुई थी। और ये कब हुई थी? ये हुई थी 1748 में। स्थान पूछ दिया जाए तो इसको नीचे लिखें, स्थान पूछ दिया जाए तो यूरोप की बात करेंगे। किसकी? यूरोप की। ठीक है, यूरोप में हुई थी और ऑस्ट्रिया के जो उत्तराधिकार का युद्ध था वो समाप्त हुआ। तो इस संधि से मद्रास अंग्रेजों को और अमेरिका लुईबर्ग फ्रांसीसियों को वापस मिल गए। इस तरह युद्ध में प्रथम दौर में दोनों दल बराबर थे, तो इसलिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही जा रहे हैं। अंग्रेजों को मद्रास पुनः वापस मिला। ठीक है, अब प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? तो इसमें देखिए, सिक्किम में भारत के विलय के लिए चले जाएंगे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति या विलय नीति आपने पढ़ी होगी। जहाँ भी विलय करने हड़प करने की बात आया सीधा डलहौजी लगाएंगे। ये थे कौन? 1848 की बात करते हैं। 1848 में ये क्या बनकर के आए? गवर्नर जनरल बनकर भारत के आए हैं। और इन्होंने जो है अंग्रेजों द्वारा प्राप्त की गई कुछ ऐसी स्थितियां थीं जो उसमें इनको जो है ज़्यादा मानता है, इनका श्रेय ज़्यादा जा रहा है। देखिए कौन कौन सी हैं। 1849 में जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, कौन सा? आंग्ल मैसूर से द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। ठीक है, द्वितीय आंग्ल सिख था। पंजाब का जो है ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था इन्होंने, पंजाब का 1849 में, ये लिखा है सन। और उसके बाद में महाराजा दलीप सिंह थे वहाँ पर। कौन से? महाराजा दलीप सिंह, उनको जो है पेंशन दी गई। ठीक है, और उसके बाद में सिक्किम पर इन्होंने सिक्किम का विलय किया। सिक्किम का पूछ दिया जाए तब भी इन्हीं की बात करेंगे। वहाँ के 2 अंग्रेज डॉक्टर थे वहाँ ब्रिटिश के, तो उन्होंने सिक्किम के जो राजा थे उनको, उन अंग्रेज डॉक्टरों के ऊपर दुर्व्यवहार का आरोप लगा करके और 1850 में इसको भी विलय कर लिया था सिक्किम को। कब कर दिया? 1850 में। इसके बाद में जो लोअर बर्मा, पीगू, ये साम्राज्य हैं, ये भी इसी ने धीरे धीरे विलय कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे भाई हट जाइए। निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी अभी हैदर अली ने की थी। हैदर अली के साथ हमारा ऑप्शन जाएगा। हैदर अली दक्षिण भारतीय मैसूर राज्य के जो हैं कौन थे? सुल्तान। हैदर अली दक्षिण भारतीय मैसूर राज्य का सुल्तान था। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं तो 1767 से 69 तक की बात करेंगे।
इसमें जो है हैदर अली को थोड़ी सी सफलता मिली थी। इसी के बाद में जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 1784 तक की बात करेंगे। इसमें हैदर अली और अंग्रेज़ों के मध्य जो युद्ध हुआ, इसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। और 1755 में हैदर अली ने फ्रांसीसियों की मदद से डिंडीगुल और तमिलनाडु इनमें आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। तो ये यहाँ लिखा हुआ है ऊपर। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन और दूसरे को काड़ कहा गया। ब्रिटिश सरकार ने भारत से अलग अलग भागों को भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की। इनमें भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बनाए गए, भारतीय किसानों के अलग अलग वर्ग बनाए गए। तो इनमें से अब हमारा कौन सा ये सही है? कथन और काड़ दो दिए हुए हैं, एक ऊपर कथन है, नीचे कारण है। कथन और काड़ दोनों सही हैं। काड़ कथन की सही व्याख्या करता है पहला, तो यही हमारा सही है। कथन और काड़ दोनों सही हैं, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने जो भारत में अलग अलग भाग जो थे वहाँ पर अलग अलग भू राजस्व प्रणाली बनाई थी, व्यवस्था लागू की थी। और ये व्यवस्थाएं थी कौन कौन सी, उनको मैं पहले आपको बता देता हूँ। देखिए, इसमें एक तो स्थायी बंदोबस्त थी। कौन सी थी? स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। और दूसरी व्यवस्था इसमें थी, स्थायी बंदोबस्त के साथ साथ जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस आदि जगहों पर इसको लागू किया गया था। तो जो हमने वो बताए हैं स्थान, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, इन पर। दूसरी थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसको लागू किया गया था मद्रास, बम्बई, असम में। ये 1820 की बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद महालवाड़ी व्यवस्था, ये सारी भू राजस्व की हैं। महालवाड़ी व्यवस्था, इस महालवाड़ी व्यवस्था को आगरा, पंजाब और मध्य प्रांत इनमें लागू हुआ था। तो यही कारण के भारतीय किसानों के अलग अलग वर्ग भी बन गए और अलग अलग व्यवस्थाएं लागू की। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा एक सही जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 की बात करेंगे। भारतीय शस्त्र अधिनियम, शाही पद अधिनियम की बात करेंगे तो 1876 की बात करेंगे। और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में किसके द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया गया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था, उसका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था 1931 की बात करेंगे। पहला 1931 में। और कहाँ हुआ था ये? लंदन। 1931 में लंदन में हुआ है। और इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी एक जहाज से गए थे। उस जहाज का नाम था GSS राजपूताना जहाज। GSS राजपूताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे और वे कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। कौन थे? एकमात्र प्रतिनिधि थे। तो भाग नहीं लिया की बात आ रही, तो MK गांधी ने भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही नहीं होगा, ठीक है। और इनके साथ कितने लोगों ने इस सम्मेलन में? कुल 2 चीज़ें याद रखिए, 1931 में हुआ था और 31 लोगों ने भाग लिया था, ठीक है। सदस्यों कितने? 31 सदस्यों ने भाग लिया था। और सरोजिनी नायडू ये कांग्रेस की तरफ से थी, ठीक है। कांग्रेस कार्य समिति की एक सदस्य सरोजिनी नायडू भी इसमें भाग लेने गई। और इसके बाद में पंडित मदन मोहन मालवीय की बात करते हैं, तो पंडित मदन मोहन मालवीय भी थे, ठीक है। पंडित मदन मोहन मालवीय, भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किसने किया था? श्रीमती एनी बेसेंट ने। और पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रवादी दल के प्रतिनिधि के रूप में गए थे। किसके? राष्ट्रवादी दल के प्रतिनिधि के रूप में गए थे। अब बचा कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्होंने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट है 19, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर देखिए पुस्तकें हैं, द हिस्ट्री ऑफ माई डिप्रेशन, ये पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ माई डिप्रेशन। ये लाला लाजपत राय की लिखी हुई पुस्तक है। तो कहाँ चले जाएंगे हम? लाला लाजपत राय।
गीता रहस्य, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, ये सबको पता है, आप सबको गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। द नेशन इन मेकिंग, द नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ चले जाएंगे। और इंडिया विंग्स फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन, हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हठ योग नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता था, बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही हो गया पहली बात। दूसरा है हठ योगी क्रिया को, हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। तो इसमें ऑप्शन चला जाएगा 1 और 2 दोनों, कि नाथ संप्रदाय जो है भारत के शैव संप्रदाय का प्रमुख अंग है। किसका है ये नाथ संप्रदाय शैव संप्रदाय का प्रमुख अंग है। ये कहाँ का है शैव संप्रदाय? भारत का है। और मध्य युग में जो है इस संप्रदाय में बौद्ध, शैव और योग, ये सभी जो परंपराएं हैं उनका इसमें संयोग यानी समन्वय दिखाई दिया। और हठ योग की साधना एक पद्धति पर आधारित पंथ है। और इसका जब प्रभाव सूफी संतों पर ही पड़ा तो वहदत उल वजूद के सिद्धांत जो हैं वो योगियों के सिद्धांत पर से वो मतलब प्रभावी हुए, और उन्होंने भी हठ योगी क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। फिर मिलते हैं किसी अगले रोचक जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।